Good morning, guys. Once again, I welcome you all in my YouTube channel. So, as I have already mentioned, that now I will be dealing with the subject that is machine tool technology. Okay. So, I have previously uploaded videos on that subject. Now, again, on continuation of that, let us move forward. Previously, up to which we have studied is types of manufacturing processes that we have already explained. That different types of according to their cutting tool. So, there are single point machining, multi-point machining and double point machining. When the cutting tool is having only one cutting edge, only one principal cutting edge, then it is called single point machining. Example I have given as turning. If the cutting tool is having two principal cutting edge, then it is called double point machining. Example I have given a drilling machine. This is example technically. In home also we are having a double point cutting tool, that is कैंची. सीजर यूज करते हो ना सब, दो एंड से कटिंग होता है. सो सीजर इज अ डबल पॉइंट कटिंग टूल. नाखून काटते हैं सब नेल कटर से, दो एंड से कटिंग होता है, तो वो भी आपका डबल पॉइंट कटिंग टूल है. ओके. देन मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. अच्छा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में अपन घर में नाइफ यूज करते हैं, चाकू, वो भी हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है. ओके. देन आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में मैंने बताया था ग्राइंडिंग, बहुत सारे कटिंग टूल है जो कटिंग करते हैं. तो मोर देन टू अगर प्रिंसिपल कटिंग एज मोर देन टू हुआ, देन इट इज कॉल्ड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल ऑपरेशन. ओके. सो उसका एग्जांपल मैंने बताया था ग्राइंडिंग, मिलिंग कटर रहता है, ऐसा रहता है ना मिलिंग कटर. तो कितना सारा कटिंग टूल देखेंगे. फिर ऐसा आपका ब्रोचिंग टूल रहता है, जिससे अपन वो बनाते हैं आपका कीवे बनाते हैं या स्प्लाइन शाफ्ट बनाते हैं, तो ब्रोचिंग के थ्रू बनाते हैं. तो उसमें देखिए बहुत सारा कटिंग टूल है. सो ऑल दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल. ओके. अब अपन आगे बात करते हैं कि ये आपका जो मशीनिंग ऑपरेशन होता है, वो मशीनिंग ऑपरेशन में कुछ पैरामीटर्स रहता है. तो कुछ पैरामीटर्स जो रहता है वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर रहता है और कुछ जो रहता है वो डिपेंडेंट पैरामीटर रहता है. ओके. सो इंडिपेंडेंट पैरामीटर जो रहता है जिसको आप चेंज करते हो, और डिपेंडेंट पैरामीटर वो होता है जो कि चेंज होता है बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स. इंडिपेंडेंट पैरामीटर के चेंज होने के कारण जो पैरामीटर चेंज होगा उसको अपन बोलेंगे डिपेंडेंट पैरामीटर्स. ओके. सो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स क्या होगा, देखो याद नहीं करना, आपको ये चीज समझना है. मैंने आपको एक क्लू बता दिया, क्या, जिसको आप चेंज कर सकते हो वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है. और इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स के चेंज होने से जो अपने आप चेंज हो रहा है, जिसको आप चेंज नहीं कर रहे, जो अपने आप चेंज हो रहा है, वो अपना क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट पैरामीटर्स. क्लियर है. तो अब देखते हैं क्या क्या हो सकता है भाई. स्टार्टिंग मटेरियल, ये एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका कटिंग टूल या तो डक्टाइल मटेरियल का बनेगा या तो ब्रिटल मटेरियल का बनेगा. अगर आपको सॉफ्ट मटेरियल को काटना है जो ज्यादा हार्ड नहीं है, तो आप डक्टाइल मटेरियल का कटिंग टूल बनाओगे. जनरली बनता है HSS का, इसे पढ़ेंगे बना के, हाई स्पीड स्टील बोलते हैं इसको. तो हाई स्पीड स्टील का बनता है डक्टाइल के लिए. और अगर आपको टफ मटेरियल जो बहुत ज्यादा हार्ड है, हार्ड मटेरियल को काटना है, तो आप ब्रिटल मटेरियल का टूल बनाओगे. और ये ब्रिटल मटेरियल टूल जनरली हम लोग यूज करते हैं सिरामिक्स को यूज करते हैं, सिरामिक्स को या कार्बाइड को. ये हार्ड होता है तो इसको ब्रिटल के लिए यूज करते हैं. तो ये मैं चेंज कर रहा हूं, ये डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, मेरी मर्जी में डक्टाइल लगाऊं या ब्रिटल लगाऊं. ठीक है. तो ये वाला जो स्टार्टिंग मटेरियल है या तो डक्टाइल हो सकता है या ब्रिटल हो सकता है. तो ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर है क्योंकि इसको मैं चेंज कर रहा हूं. फिर टूल ज्योमेट्री. अब भाई टूल ज्योमेट्री में एंगल कितना रखना है, अपन अभी आगे देखेंगे. टूल में बहुत सारा एंगल होता है, रेक एंगल होता है, मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा आगे. रेक एंगल होता है, क्लियरेंस एंगल होता है, शियर एंगल होता है. तब ये एंगल कितना मुझे रखना है, मुझे कटिंग टूल का लेंथ कितना रखना है, कटिंग टूल का विड्थ कितना रखना है, कटिंग टूल का ब्रेड्थ कितना रखना है, थिकनेस कितना रखना है, ये मेरी मर्जी, ये मैं डिसाइड करूंगा. तो कटिंग टूल ज्योमेट्री भी आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट पैरामीटर हो जाएगा. कटिंग वेलोसिटी, फिर सेम भाई वेलोसिटी, मेरे को स्पीड में मशीनिंग करना है या मुझे कम में मैं 300 आरपीएम के स्पीड से मशीनिंग करूं या मैं 30 आरपीएम के स्पीड से मशीनिंग करूं, मेरी मर्जी. तो ये भी हो गया इंडिपेंडेंट. देन लुब्रिकेंट और कूलेंट, ये मैं यूज करूं या ना करूं, मेरी मर्जी. नो वन, आई एम नॉट बाउंड टू यूज दिस. ओके. So whether I use a lubricant or a coolant, it's up to me. Lubricant, what it does? Lubricant is used for reducing the friction, and coolant is used for reducing the temperature. Okay? So ये दोनों मुझे यूज करना है कि नहीं, मेरी मर्जी. Then feed,
डेप्थ ऑफ कट, ये सब क्या होता है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा सर। तो फीड कितना रहेगा, डेप्थ ऑफ कट कितना रहेगा। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक वर्क पीस था, ठीक है, जो पहले ऐसा था, मैंने यहां से इसको काट दिया, काटते हुए आया यहां तक, अभी यहां तक मशीनिंग हुआ है, ये मेरा मशीन सरफेस है, ये नॉन डिफॉर्म सरफेस है, ये डिफॉर्म सरफेस है, ये मशीनिंग हो चुका है। तो ये जो थिकनेस है, ये मेरा डेप्थ ऑफ कट हुआ, डेप्थ ऑफ कट कितना टूल अंदर गया वही उसका डेप्थ ऑफ कट होगा। तो ये मेरा डेप्थ ऑफ कट हुआ। और क्या बोल रहा है, फीड। अब ये जो टूल है ये किस से फीड में मिल रहा है, उसको कितना लेंथ पर मिनट, कितना mm पर मिनट आगे बढ़ रहा है टूल, वो उसका फीड होगा। फीड मतलब क्या होता है, अपन डॉग फीड बोलते हैं, कुत्ते को खाना खिलाना, बच्चे लोग कराते हैं स्पून फीडिंग बोलते हैं ना। तो फीड से मेरे को क्या समझ में आ रहा है, खाना। तो इसका मतलब कटिंग टूल को खाना जो मिल रहा है वो किस रेट से मिल रहा है, ये फीड होता है। मतलब पर मिनट में कितना mm वो आगे बढ़ रहा है उतना ही खाना मिलेगा उसको, तो वो उसका फीड कहलाता है। ओके, तो ये फीड कितना रखना है मेरी मर्जी, मैं डेप्थ ऑफ कट यहां रखूं या मैं डेप्थ ऑफ कट यहां रखूं या मैं और अंदर डेप्थ ऑफ कट करूं, मेरी मर्जी। तो ये इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। वैसे ही फीड में कितना रखूं, एक मिनट में कितना mm आगे बढ़ेगा मेरी मर्जी, ये मैं डिसाइड करूंगा। तो ऑल दीज कम्स अंडर इंडिपेंडेंट पैरामीटर। अब देखो इसका इफेक्ट क्या होगा। अब मैंने क्या बताया कि यह टूल में दो मटेरियल का बना सकता हूं, डक्टाइल या ब्रिटल, ठीक है। अब मान लो मैंने डक्टाइल मटेरियल का बनाया, तो मैंने आपको क्या बताया कि डक्टाइल मटेरियल सॉफ्ट चीजों को काटने के लिए होता है। तो ऑब्वियसली अगर मैं किसी सॉफ्ट चीज को काट रहा हूं तो मुझे फोर्स का रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा कि कम होगा, जाहिर सी बात है कम होगा। आई नीड लेस फोर्स, तो फोर्स रिक्वायरमेंट विल बी लेस इफ यू आर यूजिंग अ डक्टाइल टूल। If you are using a brittle tool, then definitely कोई भी चीज अगर hard है, if anything is hard, you need a more force, high force to cut that metal. Okay, so that's why if you are using brittle metal, then force requirement is high. तो देखो force requirement डिपेंड करके आपका starting material पे। Similarly, ये आपका पावर रिक्वायरमेंट भी हो जाएगा, इसी चीज पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। But the condition is that both the force and velocity should be in the same direction. Then only this formula is valid. Okay, so you can see from here that if force is high, power will be high. If force is less, power will be less. Similarly, with cutting velocity also this is dependent. If your cutting velocity is high, power will be high. If your cutting velocity will be low, power will be low. So see this cutting velocity. Okay, so cutting velocity पे power requirement ये डिपेंडेंट हो गया, कटिंग वेलोसिटी पे। कटिंग वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, पावर डिपेंडेंट हो गया। सिमिलरली मशीनिंग टेम्परेचर, हमने बात किया ल्यूब्रिकेंट और कूलेंट का। अगर मैं ल्यूब्रिकेंट नहीं डाल रहा हूं तो क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। कहां पे बढ़ जाएगा, ये जो जगह है यहां से आपका कटिंग टूल लगा हुआ है इस जगह में, और यहां से चिप निकल रहा है, देखिए ये कट के चिप के फॉर्म में निकलेगा, ऐसा एक्सप्लेन करूंगा मैं। सो द इंटरफेस बिटवीन द चिप एंड द टूल, दिस इज चिप and this is tool, this is workpiece. So the interface between the chip and the tool, if in this interface the friction will be more and you are not using coolant, then what will happen, because of this friction temperature will be high, so as a result your machining temperature gets affected, isn't it? Similarly surface finish, this is also dependent parameter on feed and depth of cut. If your feed is very high, means in per minute your tool is moving very fast. One tool is there which is moving 5 millimeter per minute and one tool is there which is moving 10 millimeter per minute. So if a tool moves 10 millimeter in a minute, then definitely it is moving very fast, it is feeding very fast, so the surface finish will be low, and the tool whose speed is less, his surface finish will be high. So surface finish is also dependent on feed and depth of cut. Similarly on feed. Similarly tool life, it is also dependent on depth of cut. Why so? If you are penetrating tool more inside the workpiece, then definitely its life will be less, and if you are penetrating tool less in the workpiece, then definitely its life will be more. So tool life is also dependent on depth of cut, cutting velocity also. कटिंग वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपका वेलोसिटी हाई है तो पावर बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, पावर जनरेट ज्यादा हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, हमको पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सो पावर अगर ज्यादा जनरेट हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपका मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ज्यादा हीट जनरेट होगा तो मशीनिंग टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, and because of machining temperature your tool life will reduce. Okay, so likewise in all these parameters, these dependent parameters, somehow all these dependent parameters
depend on independent parameters. Okay, and independent parameters are free. We can change it by ourselves, but we cannot change the dependent parameters. The dependent parameters will change automatically by the virtue of change in independent parameters. Okay, I think I am clear. So these are the parameters in machining, independent and dependent. Please note it down. Now, we have learned three process of manufacturing, that is zero process, positive process and negative process. Okay, so generally question asked in GATE that what is the difference between zero process and negative process. If this type of question are generally asked in an interview, okay, if somebody asks you this question that what is the difference between a zero process and a negative process, and if people give answer to them that in zero process there is no mass loss and in negative process there is a mass loss, it is correct, but it is not in-depth answer. If you want to know the in-depth answer, then let us take an example of a zero process. Okay, first I am taking an example of zero process. You should give a in-depth answer that shows the power, up to which you have get insight into the subject. Okay, so that's why in my previous lectures I have just given the feel of the subject. The feel of particular subject is very important. Why we are studying this subject? Why so? Why we have to study? इससे थोड़ा हट के मैं एक और चीज बताता हूं आपको. जैसे अपन मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो रहा है, मशीन टूल टेक्नोलॉजी किसका पार्ट है? मैन्युफैक्चरिंग का. ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग का एक और पार्ट है मटेरियल साइंस. सब पढ़े होंगे. So all these subjects are backbone of mechanical engineering. I am telling you, these are very important subjects. And in interview, the interviewer will ask question from these type of subjects only, where a concept have to have built inside a student. Then only he or she can give the answer. Okay, you have to have a concept, then only you can answer. So why we are studying material science? What is the importance of this subject? See, we all have learned iron carbon diagram and we all have learned TTT diagram. मैं इसका वीडियो बना के भी डालूंगा, पहले एमटीटी खत्म हो जाए. लेकिन बेसिकली अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो और अभी 7th सेम में हो, एमटीटी पढ़ रहे हो, इसका मतलब आप मटेरियल साइंस पढ़ चुके हो. So what is the importance of this subject? This is the importance. This is the beauty of this subject. See, in iron carbon diagram, we all know that up to 2% carbon. This is 2% weight percent. Here we are having weight percent of carbon. Okay, and here we are having temperature. So we all know that up to 2% of carbon. This is steel, and more than 2% we are having cast iron. This goes up to 6.67% carbon, because beyond that it is of no use to us, because the material become very brittle. So see, from iron carbon diagram, what we can predict is that as the carbon percentage increases, hardness increases, isn't it? जैसा जैसा कार्बन परसेंटेज बढ़ रहा है, आपका हार्डनेस बढ़ रहा है. स्टील देखिए 2% तक सॉफ्ट होता है और कास्ट आयरन बहुत हार्ड होता है. कार्बन बढ़ गया तो आपका हार्डनेस बढ़ गया. लेकिन टीटीटी डायग्राम क्या बोलता है कि अगर मैं केवल 0.8% यूटेक्टॉइड स्टील लेके चलूं, केवल 1%, मतलब ये 0.8 यहां कहीं होगा 0.8, 0.8. इसी 0.8% वाले स्टील का मैं अगर हीट ट्रीटमेंट कर दूं, मैंने कार्बन परसेंटेज को नहीं बढ़ाया, देखिए कार्बन परसेंटेज 0.8 ही है. इस कार्बन परसेंटेज को मैं अगर हीट ट्रीटमेंट कर दूं तो बिना कार्बन परसेंटेज को बढ़ाए मैं हार्डनेस को बढ़ा सकता हूं. आप सब पढ़े होंगे ऑस्टेनाइट से अपन ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें? परलाइट में, एनिलिंग करके, कोर्स परलाइट, फिर नॉर्मलाइजिंग, दूसरा हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, उसमें फाइन परलाइट बनता है.
फिर तुरंत ठंडा कर दिए पानी में डाल के, तो मार्टेनसाइट वेरी हार्ड, एक ही है 0.8% कार्बन, कार्बन में चेंज नहीं कर रहा हूं, विदाउट चेंजिंग कार्बन आई एम गेटिंग अ चेंज इन हार्डनेस। तो ये ब्यूटी है इस सब्जेक्ट में। पहले आयरन कार्बन डायग्राम से हमको क्या पता चला कि कार्बन को बढ़ाने से हार्डनेस बढ़ता है, लेकिन टीटीडी डायग्राम बोल दिया ऐसा नहीं है, इसलिए इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस में ये यूज होता है, बिकॉज दिस इज इक्विलिब्रियम डायग्राम, बट वी आर नॉट हैविंग टाइम इन इंडस्ट्री। मैंने पहले बताया आपको अपने पहले लेक्चर में कि वी आर नॉट टेलिंग इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वी आर टेलिंग इट इज अ बिजनेस, बिकॉज दे आर प्लेइंग देयर टू अर्न प्रॉफिट, सो दे डू नॉट हैव टाइम, दैट्स व्हाई एक्चुअल कंडीशन में ये वैलिड नहीं होगा। इक्विलिब्रियम प्रोसेस है, बहुत स्लो प्रोसेस है, इससे आपको डिफरेंट फेज पता चल रहा है, लेकिन बेसिकली हो क्या रहा है एक्चुअली रियल टाइम में, वो ये बताएगा टीटीटी। एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, क्रिटिकल सीसीटी, क्रिटिकल कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन, सीसीटी डायग्राम ये बताएगा। तो ध्यान दीजिए क्या ब्यूटी है सब्जेक्ट में, देखिए कार्बन परसेंटेज वही है, लेकिन मैं हार्डनेस चेंज कर दे रहा हूं बिकॉज ऑफ हीट ट्रीटमेंट। तो ये होता है, ऐसा आपको पढ़ना है। आप अगर पढ़ रहे हो तो आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए क्यों पढ़ रहे हो, यू शुड हैव द फील ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये बताने का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस बिटवीन जीरो प्रोसेस एंड नेगेटिव प्रोसेस में ये मत बोल देना कि मास अगर कांस्टेंट है रॉ मटेरियल का और फिनिश प्रोडक्ट का तो जीरो प्रोसेस है, और मास कम हो गया तो नेगेटिव प्रोसेस है। वो तो होता है, सब जानते हैं, तो आप में और बाकी सब में अंतर क्या है? सो यू शुड गिव द आंसर व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो जीरो प्रोसेस का एग्जांपल मैं देखता हूं, कास्टिंग प्रोसेस। मुझे पता है कास्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, ऐसा एक रनर राइजर टाइप का रहता है, कैविटी रहता है जिसके शेप का आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, और यहाँ पे रनर रहता है जो बाहर निकल जाएगा। होता है कास्टिंग, ऐसे होता है। So now we are pouring liquid metal from here. This is liquid metal. It goes here and solidifies in this cavity, and we get the shape of this cavity, and the extra metal will come out from this. This is the main mechanism of casting process. अब ध्यान दीजिए, if we are pouring the liquid metal, we all know that everything is made up of atoms, particles. Means this liquid metal is also having a particle. Suppose these are particles, these are particles. So if I am continuously pouring liquid metal, तो ये particle यहीं रुका रहेगा। मैं अगर लिक्विड मेटल को डालते जा रहा हूं तो पार्टिकल, ये जो पहला पार्टिकल मैंने पोर किया तो ये जो पार्टिकल है यही रुका रहेगा कि लिक्विड मेटल डालते जा रहा हूं तो पार्टिकल क्या होगा, नीचे आएगा, इधर पहुंच जाएगा। मतलब यहां पे पार्टिकल मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है। वैसे ही फॉर्मिंग का एग्जांपल ले लो, अगर ये फॉर्मिंग, ये कास्टिंग का, ये क्या है, फॉर्मिंग, ये दोनों आपका एग्जांपल है किसका, जीरो प्रोसेस का। ये दोनों एग्जांपल है जीरो प्रोसेस का। तो फॉर्मिंग का अगर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे कास्टिंग में मैं लिक्विड मेटल पोर करता हूं, यहां मैं क्या करता हूं, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, ये क्या है, सेमी सॉलिड। अब सेमी सॉलिड मेटल पोर किया मैंने, अब मैं इसको कस दिया, टाइट कर दिया, तो मेरे को ऐसा शेप मिल गया, है कि नहीं। तो अब क्या हुआ, यहां पे जब आपने पोर किया इसको तो पार्टिकल ऐसा रहा होगा, यहां पे इस पे भी पार्टिकल एटम्स होंगे, इसमें कैसे रहे होंगे। अब जब मैं इस पे कंप्रेसिव लोड लगाया, कंप्रेस किया इसको, तो क्या ये पार्टिकल यहीं पे रहेगा, चेंज हो जाएगा पोजीशन, ये पार्टिकल इधर आ गया, इधर चला गया, यहाँ का पार्टिकल स्कैटर्ड हो जाएगा। इसका मतलब दोनों प्रोसेस में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, कास्टिंग में भी पार्टिकल मूव कर रहा है, यहाँ भी पार्टिकल मूव कर रहा है। लेकिन अब मैं नेगेटिव प्रोसेस का एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल टर्निंग। अगर मैं टर्निंग का एग्जांपल लेता हूं, तो यहां पे देखिए, ये पहले ऐसा रहा होगा आपका वर्कपीस पूरा, ये पूरा वर्कपीस ऐसा रहा होगा पूरा। अब क्या किया, आपका टूल जब यहां रहा होगा पहले, फिर धीरे धीरे आते गया, ये काटते गया, इसको मेटल को रिमूव करते गया, तो ये आपका क्या होगा, टर्निंग ऑपरेशन हो गया। तो अब क्या हुआ देखिए, काट दिया, तो अब क्या हुआ देखिए, यहां पे क्या हो गया, ये आपका मेटल इधर घूमते घूमते इधर आ गया, कटते कटते इधर आ गया। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जो पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा, इधर पे रहा होगा, ये रहा होगा ऐसा, ये यहाँ पे रहा होगा, क्लियर, इधर। तो मेरे को बताइए पार्टिकल के पोजीशन में कोई चेंज हुआ क्या, ये पार्टिकल देखिए जो आपका वर्कपीस में है वो एज इट इज रहा, चेंज नहीं हुआ। यहाँ का जो पार्टिकल था वो वर्कपीस में नहीं रहा, वो तो चिप बन के निकल गया,
वो आपके वर्क पीस में नहीं रहा, वो पार्टिकल की बात अपन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे वर्क पीस में जो पार्टिकल है वो कहीं मूव हुआ क्या? वो कहीं मूव नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? मटेरियल का रिमूवल हो रहा है। समझ में आया? ये डिफरेंस है जीरो प्रोसेस और नेगेटिव प्रोसेस में। आपको ये चीज बोलना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? जीरो प्रोसेस में पार्टिकल का मूवमेंट होता है। क्लियर? ये होता है जीरो प्रोसेस में पार्टिकल का मूवमेंट, और वही नेगेटिव प्रोसेस में क्या होता है? मेटल का रिमूवल। तो ये बेसिक डिफरेंस है जीरो प्रोसेस और नेगेटिव प्रोसेस के बीच में। ठीक है? क्लियर? तो अगली डेफिनेशन आप खुद लिख लेंगे, मैं एक बार फिर भी डिक्टेट कर देता हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इन जीरो प्रोसेस इट्स रिक्वायर्ड suitable movement of particles either in the form of liquid or in the form of solid। जैसे मैंने बताया कास्टिंग में लिक्विड होता है, फॉर्मिंग में सॉलिड होता है। सो पार्टिकल का मूवमेंट क्या बोल रहा है? इट रिक्वायर्स सुटेबल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आइदर इन लिक्विड फॉर्म और इन सॉलिड फॉर्म। ये आपका क्या हो गया? जीरो प्रोसेस। बट इन नेगेटिव प्रोसेस देयर इज कटिंग ऑपरेशन इन व्हिच मटेरियल इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। किसके फॉर्म में निकलता है? इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। ओके, समझ में आया? तो ये डिफरेंस होता है आपका जीरो प्रोसेस में और नेगेटिव प्रोसेस में। क्लियर है? तो मैं अभी यही चीज बता रहा था। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये भी 2 मिनट का है, समझ लो। कटिंग टूल और मशीन टूल, लोग इसको एक ही समझ लेते हैं, ये एक नहीं है ना। कटिंग टूल और मशीन टूल एक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, अगर आप ड्रिलिंग मशीन ले लो, ड्रिलिंग मशीन, तो ये आपका ड्रिल बिट है, ये 2 टोक हेलिक्स बनता है। इस हेलिक्स में यहां से ये दोनों एंड कटिंग करता है इसमें, तो ये जो कटिंग कर रहा है इसका चिप्स इसके थ्रू निकलेगा बाहर, और ये जो कटिंग कर रहा है इसका चिप्स इसके थ्रू बाहर निकलेगा। डबल हेलिक्स रहता है, और यहाँ पे आपका मशीन रहता है। तो जो पूरा का पूरा ड्रिलिंग मशीन है, पूरा का पूरा ड्रिलिंग मशीन है, ये आपका मशीन टूल कहलाएगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? मशीन टूल। और ये जो ड्रिल बीट है, ड्रिल बिट, इसको मैं क्या बोलूंगा? कटिंग टूल बोलूंगा। इसको मैं क्या बोलूंगा? कटिंग टूल। सो कटिंग टूल इज रिस्पांसिबल फॉर कटिंग द वर्कपीस एंड मशीन टूल इज रिस्पांसिबल फॉर गिविंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन द वर्कपीस एंड द कटिंग टूल। ध्यान से सुनना क्या बोला। मशीन टूल हम किसको बोलते हैं? which is responsible for giving the relative motion between the workpiece and the tool। भाई आपका वर्कपीस भी मशीन में लगा हुआ है। जैसे मैं लेथ की बात करूं तो देखियो आपका वर्कपीस कहां फंसा रहता है? चक में फंसा रहता है, और कटिंग टूल जो है टूल होल्डर में फंसा रहता है। तो पूरा जो चक है, टूल होल्डर है, पूरा मशीन है, गियर का अरेंजमेंट है, ये पूरा अरेंजमेंट को हम मशीन टूल बोलेंगे। और यही मशीन टूल रिस्पांसिबल है वर्कपीस और कटिंग टूल के बीच में रिलेटिव मोशन देने को। ठीक? और कटिंग टूल जो क्या है? केवल आपका जो टूल है जो काट रहा है वो कटिंग टूल है। वो केवल और केवल काम क्या करता है? टू रिमूव मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ चिप। समझ आया? तो डिफरेंस बिटवीन कटिंग टूल एंड मशीन टूल क्लियर हो गया। पूरे के पूरे मशीन को मैं बोलता हूं मशीन टूल, और केवल जो टूल काट रहा है उसको कटिंग टूल बोलते हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आज अपन लेक्चर में यही खत्म करते हैं। ये टाइप्स ऑफ टूल भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है? अब आगे मैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चालू करूंगा इसके बाद। अभी तक आपको क्या समझ में आ गया कि कितने टाइप का क्या बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन कटिंग टूल एंड मशीन टूल क्या होता है, ये बता दिया आपको मैं। डिफरेंस बिटवीन जीरो प्रोसेस एंड नेगेटिव प्रोसेस क्या होता है ये बता दिया। क्या क्या पैरामीटर्स है जिस पे आपका मशीनिंग डिपेंड करता है ये बता दिया। ठीक है? तो इतना पढ़िए ध्यान से। आगे अपन चालू करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। फीड मोशन क्या होता है, कटिंग मोशन क्या होता है, इस पे डिपेंड करता है जनरेट्रिक्स क्या होता है और डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है। ओके, सो इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी अपलोडिंग वीडियो ऑन दिस टॉपिक। So stay tuned, stay well, stay blessed. Okay, thank you guys. Jai Hind, Jai Bharat.